हेलो गाइस, क्या बोलते हैं। बाबू भाई जी ने कल जो वीडियो बनाया था टोट पे, बाबू भाई को ना पूरा मोरल डाउन हो गया था कि भाई डीमोटिवेट हो गए थे कि तुमने जो वीडियो बनाया, मैंने खुद देखा। सॉरी, हाँ, मैंने खुद वो वीडियो देखा और मेरे को लगा कि भाई एकदम प्रॉपरली तरीके से मैं बोल नहीं पाया। जो चीज़ें मैंने लिखी थी इतने अच्छे तरीके से, उसको भी मैंने घुमा फिरा के बातें की और थोड़ा सा रुक रुक कर बोला, तो कैसे चलेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। वो तो चलो छोटा सा वो था। आज का तो मैंने जो किया है भाई, पहले बता दूं कि सुबह में उठा, कॉलेज तो था नहीं बट सुबह में उठ गया। अब अपना ऑफिस भी जाते नहीं अपन, जब बुलाएंगे तभी आना पड़ता है। तो बोला क्या करूँ, सुबह में उठ जाऊँ तो मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के लिए निकाला क्या, जो अभी तक कोई बुक, ये वाली बुक जिसका कोई लेक्चर हुआ नहीं है, मैं बोला एक काम करते इसको पढ़ते। तो इसको पढ़ने के लिए जब अंदर घुसे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बुक का नाम है जावाला, मुंबई यूनिवर्सिटी में इससे अप्रूव्ड बुक है, इसी में से सिलेबस आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये बोला भी और क्या। तो मैं भाई पूरा वो हो गया था यार, डिमोटिवेट हो गया था। बाद में अंदर से आवाज़ आई, कैसे चलेगा, आगे बढ़ते रहना है भाई, गलती हो सकती है बट ऐसे घबरा गए तो कैसे चलेगा बाबू भाई, है ना। और अपने कुछ खास दोस्त लोग हैं अपने को पीछे से बिल्कुल सपोर्ट में है कि करो 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 भाई, मज़ा आ रही है, करो, भले वीडियो कितना भी ख़राब बन रहा है भाई। मेरे कुछ दोस्त हैं ना, अरे यार इतना अच्छा वीडियो तो कभी हमने देखा नहीं लाइफ में, है ना। तो अपन खुश हुए और बोगेम्बो खुश हुआ, तो अब यहाँ पे बाबू भाई खुश हुए हैं। चलो यार पर्सनल में कहा जाते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे इसको, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। देखा, बिना देखे बोला, नीचे देखा नहीं था मैंने, लिखा था वैसे मैंने। और मराठी में है, कायद्याने लागू होणारा, कायद्याने लागू होणारा करार हा करार कॉन्ट्रॅक्ट आहे मराठीमध्ये। कशी सांगितली मराठी, है ना, इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही सांगितला। चला आता बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसका डेफिनेशन तो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लिया भाई, बट उससे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। वो खाली एक बेसिक ही है। वो तो सबको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दो लोगों के बीच का करार, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का करार, ठीक है। और ऐसा करार जो कुछ करने या कुछ ना करने के लिए समझौता भी, ऐसा भी करार हो सकता है कि खाली कुछ करने नहीं, कुछ ना करने का भी करार हो सकता है। कि जैसे मेरे और मेरे दोस्त के बीच में हुआ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तू ये काम नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच में करार हो गया, है ना। वो कोई भी काम, लाइक बिजनेस हो सकता है, कोई स्पोर्ट वाली एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो अपन नई नई मिसाल देंगे नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज जाएंगे। इधर आ जाते वापस से अपन लोग मेन पॉइंट पे, करार पे आ जाते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंग्रेज़ों के ज़माने का कायदा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। मे भी इसमें इम्प्लीमेंटेड हुए होंगे आगे इम्प्लीमेंट, बट अपने को अभी तक तो मिला नहीं। अपन सेक्शन 30 तक आज इसमें पढ़ाई की, और सेक्शन 30 तक पढ़ना ही पड़ेगा एक बार में, नहीं तो घंटा कुछ नहीं समझेगा। अच्छा मेरी ज़बान के लिए ठीक है, माफ़िया, मैं ऐसे थोड़े कड़क वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ओके। तो ये कायदा कब लागू हुआ था, ये ध्यान में रखना भाई, बहुत ज़रूरी है। 1 सितंबर 1872 को ये कायदा लागू हुआ था। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। 150 साल पुराना कायदा है ये, 150 साल से ज़्यादा हो गए, मैं भी 1 साल और ज़्यादा हो गया मुझे, है ना। बट ये चल रहा है अभी तक और अपन चला रहे हैं। ये कायदे में सीधे सीधे दो टाइप्स कर दिया इसके अंदर, दो टाइप्स हैं, एक है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल प्रिंसिपल अपने को पढ़ना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2 में है, वो बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल अपन लोग जिधर है वही पढ़ते हैं, एकदम सिंपल बेसिक कंसेप्ट। जनरल प्रिंसिपल, तो जनरल प्रिंसिपल में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कायदे सेक्शन आते हैं। सेक्शन यानी कायदा ही होता है, मेरे को पता नहीं है, सेक्शन को कभी कभी मैं कायदा बोल देता हूँ, पता नहीं, अभी देखूँगा मैं। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक आते हैं। तो इसमें भी अलग अलग सेगमेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है। तो इसको समझने के लिए जब इसे ही मैंने इसको शुरू किया तो बुक के अंदर तो सेक्शन वाइज दिया एकदम प्रॉपरली, बट अपन जब गूगल, अपना जो गूगल जो अपना भाई है, आपको सबको मालूम है गूगल अपना भाई है ना। खून का नहीं तो क्या हुआ, दिल से अपना भाई है। तो गूगल जो है वो अपने को बता रहा है कि भाई पहले शुरू करो, एक काम करो, सेक्शन 10 से शुरू करो,
सेक्शन 1 जो है उसको तो पहले हटा देते हैं, क्लियर। सेक्शन 1 सब अपने दिमाग में, सेक्शन 1 में लिखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जो है ये 1 सितंबर 1872 को आया है, ये पूरे इंडिया पे लागू होता है ना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कायदा है। सेक्शन 1 क्लियर हो गया। सेक्शन 1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बताया है कि कौन सी तारीख को आया और कहाँ लागू होता है। सेक्शन 1 को हटा दो। अब सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 से जो मेन शुरू होता है ना, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 9 तक। तो सेक्शन 2 से 9 तक अभी फ़िलहाल थोड़ा सा उसको साइड करते हैं और सीधा घुसते हैं अपने सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में क्या सिखाया है? सेक्शन 10 में सिखाया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होते हैं, सेक्शन 10 में ये बताया है। तो सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 से सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी अभी, वहाँ से 30 तक भी जाएगा, उसके आगे 52, 56 भी जाएगा, 24 भी जाएगा, है ना, 36 भी जाएगा, बट अपन 30 तक पढ़ेंगे मतलब अपन उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अपन वो क्या है उसका एक पॉइंट, जैसे कि ये सेक्शन 22 क्या है, सेक्शन 23 क्या है, सेक्शन 24 क्या है, बस अपन इतना सही पढ़ने वाले। उसकी जो डीप में है वो तो अपने को अपनी टीचर में भी वीना मैडम अपने क्लास लेंगी, और मैं भी कल अपनी क्लास होगी, सबको आना है, ठीक है। कल 7:30 बजे से पहले सब पहुंच जाना, है ना। टाइम का ध्यान रखें, लेट नहीं आए। सारे बच्चे लेट आते हैं, कभी कभी सर डिस्टर्ब होते हैं, और सर डिस्टर्ब होते हैं ना जब सर पीछे देखते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट, एम्प्लॉय नहीं, सारे पीछे देखते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। और कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भले ही वो चीज़ें होती है, बट कंफ्यूज हो जाता है आदमी। उसके बाद वापस आके फिर बुक में देखना पड़ता है, फिर पता चलता है कहाँ तक पहुँचे थे, है ना। तो सबको कन्फ्यूज़न होता है, तो सब टाइम पे आओ, है ना। और लेट आ रहे हैं ना तो चुपचाप आके बैठ जाओ, पीछे की रो खाली रखो, जैसा देविका सर ने बोला था, पीछे की रो खाली रखो, ताकि कोई भी आए ना तो पीछे की रो से चुपचाप अपना आगे की तरफ लेफ्ट साइड में चले जाए। चलो ये तो अलग मैटर पे, फिर मैं भटक जाता हूँ यार, बीच बीच में टोक दिया करो। बाबू भाई LLB वाले ना अभी नए नए हैं, एक मरतबा फॉर्म में आ जाएंगे ना, स्पीड पकड़ लेंगे ना, तो फिर कभी भी नहीं भटकेंगे। जो पॉइंट शुरू करेंगे सीधा उस पॉइंट पे ही ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दिया, सेक्शन 1 जो है यार, फिर वहीं से शुरू करो, सेक्शन 10 से शुरू करते हैं। सेक्शन 10 में क्या बताया है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? तो सेक्शन 10 के लिए एक फार्मूला है, सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 24, और फिर इसके बाद भी सॉरी सेक्शन 23, 11, 14, 23, सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 14 प्लस सेक्शन 23 प्लस इसके अंदर फिर आगे एक और प्लस किया, उसमें कायदे नहीं लिखा है, नॉट वॉइड एनी इनिशियल स्टेज, नॉट वॉइड एट एनी इनिशियल स्टेज। अब ये क्या है? अपने को ये का सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 23 तो ठीक है, ये तो उनके सेक्शन में पढ़ लेंगे अपन, अभी मैं अभी जस्ट बोलूँगा उसके बारे में। बट सेक्शन ये आगे जो मैंने 5 वर्ड बोले, नॉट वॉइड एट एनी इनिशियल स्टेज, ये क्या है? तो इसको सब मतलब प्रूफ करने के लिए कि ये कायदे को समझाने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, वो भी सेक्शन है, सेक्शन 24, सेक्शन 30, सेक्शन 36, सेक्शन 20 आणि सेक्शन 56। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये फार्मूला है, सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 14 प्लस सेक्शन 23 प्लस नॉट अवॉइड एट एनी इनिशियल स्टेज। इसके कायदे हैं सेक्शन 24, सेक्शन 20, सेक्शन 30, सेक्शन 36 आणि सेक्शन 56। तो ये सेक्शन में मत अटको, या आगे वाले सेक्शन को छोड़ दो। अभी फ़िलहाल जो 2-3 सेक्शन में दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो सेक्शन 10 का पहला फार्मूला है 11 प्लस 23 प्लस 14। तो 11 पे आते हैं। 11 एकदम सिंपल है, सक्षम होना चाहिए बंदा, सक्षम, कैपेबल होना चाहिए। तो कैपेबल होने का कायदा किधर दिखाया है? 11 में दिखाया है। तो उसके अंदर क्या लिखा है कि आदमी को क्या क्या होना चाहिए सक्षम होने के लिए? आदमी को मेजर होना चाहिए, यानी कि एडल्ट होना होता होगा, 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, यानी नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। साउंड माइंड क्या है? अब साउंड माइंड में भी थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? मैंने लेक्चर तो सुना, बट साउंड माइंड क्या होता है? साउंड माइंड यानी कि आदमी दिमागी तौर पे सही होना चाहिए, और कौन दिमागी तौर पे सही है और कौन नहीं सही है ये कैसे पता चलेगा अपने को? इसके लिए सेक्शन 12 देखना पड़ेगा। देखा, सेक्शन 11 बता दिया, उसमें सेक्शन 12 भी आ गया। सेक्शन 11 कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 12 देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के थ्रू वो आड़े नहीं आना चाहिए और किसी लॉ ने उसको खारिज नहीं किया हो, है ना। उसके बाद सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 14 था, तो अब सेक्शन 14 पे आते हैं। ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 पूरा करने के लिए आगे के कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन में मत अटको, खाली पॉइंट टू पॉइंट लिख लो।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 का फार्मूला सेक्शन 11 प्लस 14 प्लस 23 प्लस नोट वॉइड म्हणजे जीरो नल खत्म नहीं होता एड एनी इनिशियल स्टेज वो कहाँ मालूम पड़ेगा अपने को सेक्शन 20 सेक्शन 24 सेक्शन 30 सेक्शन 36 सेक्शन 56 ये बाद में पढ़ेंगे बार बार बोल रहा हूँ ये फार्मूला याद रखो ठीक है। अपन फिर नीचे आते हैं सेक्शन 14 पे सेक्शन 11 प्लस 14 11 बता दिया आदमी कैपेबल होना चाहिए कैपेबल की क्या वो है पूरी वो बता दिया आपको। अब सेक्शन 14 में आते हैं सेक्शन 14 है फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कैसे होगा आदमी ये कैसे पता चलेगा अपने को पहले बात तो उसके लिए अपने को फ्री कंसेंट के लिए कंसेंट पढ़ना पड़ेगा कि कंसेंट कहाँ है कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट ये कायदे में दिया है सेक्शन 13 में देखो ऊपर सेक्शन 11 देख लिया सेक्शन 12 देख लिया सेक्शन 13 में दिया है कंसेंट है ना। सेक्शन 14 में बताया कि फ्री कंसेंट कब होता है। तो फ्री कंसेंट कब होता है जब उसके ऊपर कायदा 15 16 17 18 20 आणि 22 ये कायदे से अगर वो बाहर होना चाहिए ये कायदे उसमें नहीं आने चाहिए है ना ये चीज़ें उसमें नहीं लगनी चाहिए है ना। फ्री कंसेंट में सेक्शन 15 सेक्शन 16 सेक्शन 17 सेक्शन 18 सेक्शन 20 एंड सेक्शन 22 ये नहीं लगना चाहिए इनका प्रोविज़न नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो अब और सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक ये एक ही बंच है इसको एक साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ये सिर्फ मैं एक ऊपर का वो दे रहा हूँ अपन पढ़ेंगे जब ना सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 एक ही साथ में पढ़ना पड़ेगा ये बंच है पूरा। तो वापस आते हैं फ्री कंसेंट में कि ये जो कायदे नहीं लगने चाहिए लागू नहीं होने ये कायदे है क्या फ्री कंसेंट के अंदर। तो इसके अंदर पहले अपन पढ़ते सेक्शन 15 16 17 18 है और 20 और 22 है। तो 15 क्या है कोर्जन पढ़ के तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि कोर्जन क्या है। तो पता चला कोर्जन किसी को डरा धमका के कॉन्टैक्ट नहीं किया हुआ हो उसको कोर्जन बोलते हैं वो कोर्जन कहलाता है किसी को डराना धमकाना ये सेक्शन 15 में आता है। तो ये नहीं होना चाहिए फ्री कंसेंट के लिए यानी कि सेक्शन 14 लागू होने के लिए सेक्शन 15 नहीं लागू होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 16 नहीं होना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है किसी के दबाव में आके वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी के दबाव किसी भी तरह का हो सकता है जैसे कि एक ऐसा दबाव भी हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे अपने टीचर है अपने टीचर अपने को डेली पढ़ाते हैं अपना उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो अपने को बोलते हैं कि तेरे पिताजी वहाँ पे ज़मीन बेच रहे तो तेरे पिताजी भी को बोलना वहाँ पे जो वो 1300 का भाव ले रहे मेरे से 1200 का भाव लेने के लिए है ना। तो ये एक तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना उसके लिए भी एक कायदा है वो मैं आपको अब भी बता रहा हूँ बट ये 18 के होने के बाद ये सेक्शन 16 में आया अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर सेक्शन 17 फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें एकदम सिंपल उसके आगे कुछ नहीं लिखा मैं। सेक्शन 17 फ्रॉड। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया हो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया होना चाहिए नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा सीधे है ना। सेक्शन वैलिड होने के लिए इतने कायदे लगने चाहिए। अब इसमें अपन 18 तक पहुँचे 18 के बाद सीधा 20 और 22 लिखा है 19 नहीं लिखा था इसके अंदर 19 क्यों नहीं लिखा था 19 के अंदर ये जो अपन 15 से लेकर 18 तक है वो चीज़ें आती है। सेक्शन 15 17 आणि 18 कोर्जन यानी कि किसी को डराना धमकाना फ्रॉड नहीं करना मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है ना। ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये ऐसा किया है जो मैंने बोला कि फ्रॉड किया है डराया धमकाया है मिस रिप्रेजेंट किया है ये कैसे पता ये सेक्शन 19 में बताया गया अपने को इसकी क्या क्या व्याख्या मतलब वो है इसकी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। फिर इसमें एक और कायदा है सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 19A भी है ना। 19A में क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस जो मैंने बोला कि अगर कोई आपको दबाव करता है दबाव बनाकर अगर अपने से कॉन्टेक्ट करवाता है तो वो आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अनड्यू इन्फ्लुएंस की व्याख्या किधर की उसका जो डिस्क्रिप्शन किधर किया है 19A में किया है। तो अपन अभी शुरू से लेके एकदम कंटिन्यू 10 से लेके 19 तक पहुंच गए 19A भी है उसके अंदर। अब अपन इधर पहुँचते सीधा उसके अंदर दूसरा का ये था कि उसके अंदर 18 तक नहीं होना चाहिए प्लस 20-22 भी नहीं होना चाहिए। तो 20-22 क्या है मिस्टेक्स है। मिस्टेक दो तरह की हो सकती है एक हो सकता है फैक्चुअल मिस्टेक और एक हो सकती है लॉ वाली मिस्टेक। तो जो फैक्चुअल मिस्टेक है उसके अंदर दो चीज़ें बिलैटरल जो सेक्शन 22 में आती है यूनिलैटरल जो सेक्शन 22 में आती है और बिलैटरल 20 में आती है। देखो बोलते बोलते थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हो रहा है वापस से बोलता हूँ। फैक्चुअल मिस्टेक है फैक्चुअल मिस्टेक में दो टाइप है एक बिलैटरल एक यूनिलैटरल। बिलैटरल यानी कि दोनों पक्षों में हुई गलती
ये सेक्शन 20 में आता है। इससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, इसके बारे में अगर समझना है तो। दूसरा है यूनिलैटरल, फैक्चुअल का ही दूसरा पार्ट है यूनिलैटरल। ये सेक्शन 22 में आता है। अगर ये मानी एक पक्ष की गलती, किसी एक पक्ष की तरफ से गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, नॉट वाइडेबल होता है। सेक्शन 2 के आई में इसका डिस्क्रिप्शन पूरा मिलेगा, है ना। मिस्टेक में एक है फैक्चुअल मिस्टेक, दूसरी है लॉ वाली मिस्टेक। तो लॉ मिस्टेक में आते इसमें दो तरह के लॉ है, एक इंडियन लॉ, एक फॉरेन लॉ। अगर इंडियन लॉ में अगर हम लोगों ने मिस्टेक की है, ये सेक्शन 21 है, लॉ यानी कि सेक्शन 21, इसका ही कायदा 21, सेक्शन 21, है ना। तो लॉ वाली मिस्टेक किए है तो उसमें इंडियन लॉ के थ्रू किया रहेगा या तो फॉरेन लॉ के। अगर इंडियन लॉ में किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, फॉरेन लॉ के थ्रू किया है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा एज अ फैक्चुअल लॉ, एक जो फैक्चुअल मिस्टेक में जाएगा वो। और यहाँ पर फिर उसके हिसाब से वो बिलेटरल है या यूनिलैटरल है वो देखना पड़ेगा, है ना। ये तो सेक्शन 22 तक अपना क्लियर हो गया। क्लियर हुआ मतलब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जितना तेज़ बोला हूँ कि आप लोगों को तो क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा अगर ये नोट अगर मिल जाती ना आपको, बट मैंने अच्छे से लिखा नहीं। मैं बनाता हूँ, चलो ठीक है, इसको ना एक चार्ट में बनाता हूँ, जैसा मैंने कल बनाया था ना टोट वाला, बनाने का ट्राई करता हूँ। अगर बनाया ना आप लोगों को देता हूँ, बहुत ईजी। अगर मैंने चार्ट में समझा दिया आपको तो मेहनत लगेगी, बट आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं है यार। सपोर्ट करेंगे तो बनाऊंगा। मेरा वीडियो देख के जो मेरे को बोलेगा कि ये चार्ट बनाओ, तब मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। उसे पता तो चले मेरे को कि भाई वीडियो मेरे देख रहे कि नहीं देख रहे। देखते हैं कितने लोगों का मेरे को इस बात पे रिप्लाई आता है कि चार्ट बनाओ भाई। चार्ट तो बना दूंगा, मैं भेजूंगा नहीं, अगर जो बोलेगा ना मेरे को उसको पर्सनल में भेजूंगा। अच्छा उसके बाद यहाँ इसके आगे आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में आता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। सेक्शन 23 में बताया है कि कब वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कब होता है ये देखो, उसमें 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट सीधे वॉइड हो जाएगा। जैसे कि एक वो फॉरबिडन नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन क्या है इसके बारे में अपन लोग एकदम क्लियरली चैप्टर के अंदर आएगा, वो पढ़ेंगे। डिफीट ऑफ लॉ, डिफीट लॉ मतलब ये अपने जो कानून है अपने उसको डिफीट नहीं करना चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तीसरा इंजूरियस, यानी इसकी वजह से किसी को इंजरी की या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट, ये किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो सेक्शन 23 के अंतर्गत ये तुरंत वॉइड हो जाएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा ही नहीं। अब इसके बाद अपन सेक्शन 23 तक पहुँचे। अब सेक्शन 24 से 30 तक सीधा एक ही लाइन में लिख दिया। सेक्शन 24 से 23 जो है एक एक लाइन का वो है, एक एक वर्ड का मैंने बनाया है ना। सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 29 और 30 हिंदी वालों के लिए, है ना। तो 24 यानी कि अनलॉफुल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जगह पे वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा ये सारे जो 24 से लेकर 30 तक सीधा वॉइड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं ये वॉइड हो जाएंगे। तो 24 जो है अनलॉफुल होगा तो वॉइड हो जाएगा। 25 बिना कंसिडरेशन के होगा तो वॉइड हो जाएगा। 26 सेक्शन है, ये सेक्शन है जो मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। ट्रेड किसी व्यापार के खिलाफ जाएगा तो ये वो हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 28 लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट जाएगा तो वॉइड हो जाएगा। 29 अनसर्टेनिटी का मतलब यार मैं लिखा नहीं यार, मैं याद किया था पर भूल गया, बता दूंगा तुमको बाद में मेरे को जो पूछेगा। और तीसरा वेजर, ये मतलब जो वेजर यानी कि पैसे जो देते हैं उसके खिलाफ में उसके अंडर में कुछ है, बट मैंने यार इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, ये इतने कायदे के अंदर आया है ना, तो ये सीधा जगह पे वॉइड हो जाएगा। अब इसके अंदर ज़रा सा एक्सेप्शन भी है कि नहीं वॉइड होने का भी 2-3 ऑप्शन दिया है। जैसे कि मैरिज, अगर किसी की मैरिज शादी हो रही है उसके बीच में कायदा 26 है, सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 में किसी की शादी को अड़चन कर रहे हैं तो वो होगा। बट अगर वो बाल विवाह है तो ये कायदा कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। वो बाल विवाह हो रहा है उसको फिर तुमने रोका तो ये। और जैसे कि अगर किसी व्यापार के खिलाफ जा रहा है बट अगर व्यापार के गुडविल के लिए तुमने ये कर रहे हो तो वो ठीक है, एक्सेप्शन मिलेगा। ऐसा ही एक है वो लीगल प्रोसीडिंग है। लीगल प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन का एक ऑप्शन है। आर्बिट्रेशन का मतलब नहीं पता मेरे को क्या है वो, अपने को यार बाबू भाई तुम कैसी क्लास ले रहे हो यार, तुम खुद नहीं समझे तो कैसे समझाओगे लोगों को। अच्छा ठीक है, ये सेक्शन 30 तक मैंने बोल दिया है, क्लियर नहीं किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने क्लियर किया, बोल दिया है ना। सेक्शन 30 के बाद अपन वापस आते हैं ऊपर, क्योंकि अपन ने ऊपर 2 से लेके 9 तक के सेक्शन छोड़ दिए थे।
तो वो भी मैंने पढ़े नहीं है। सेक्शन 2 में जो है, सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 2 में कब प्रपोज होता है, ये प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और इसके बारे में पूरी और सारे के सारे कायदे उसी के अंदर है ना। फिर सेक्शन 3 में है प्रपोजल और जो एक्सेप्टेंस हुआ है उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हुआ है उसके बारे में है। सेक्शन 4 में है कि कंप्लीट कब होता है, प्रपोजल कंप्लीट कब होता है ना। कम्युनिकेट किया है तो कैसे कम्युनिकेट किया है, तो कब उसके पास पहुंचा, तो कैसे कम्युनिकेट वो हुआ, मतलब कैसे कैंसिल कब हो सकता है, कंप्लीट कब हो सकता है, वॉइड है या नहीं हुआ। सेक्शन 5 में दिखाया है कि रिवोकेशन, जैसे कि मैंने सामने वाले को ऑफ़र तो दिया कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, बट मेरे को अब वो रिवोक करना, मतलब मेरे को नहीं करना है, वो एग्रीमेंट नहीं करना है, सामने वाले से करार नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो उसका रिवोकेशन का प्रोसेस जो है वो सेक्शन 5 में लिखा है। बट उसको कैसे रिवोक कर सकते हैं वो सेक्शन 6 में लिखा है। तो सेक्शन 5 और 6 की जो जोड़ी है वो दोनों जोड़ी अपने को बना के पढ़नी पड़ेगी। फिर सेक्शन नंबर 7 पे जाते हैं। सेक्शन 7 पे एक्सेप्टेंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, सेक्शन 7 में बताया है, विदाउट एनी कंडीशन, सेक्शन 7 में। बट सेक्शन 8 फिर उसकी जोड़ी है, सेक्शन 8 में बताया है कि एक्सेप्टेंस किसी कंडीशन के थ्रू भी अगर हुआ है तो वो सेक्शन 8 में है कि किन किन कंडीशन के थ्रू हुआ है। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला कि बाबू भाई तुम मेरे को वीडियो भेजो, तो मैं बोला कि वीडियो भेजूंगा भाई, बट तुम्हारे को लाइक और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है ना। बाबू भाई एलएलबी वाले को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने एक्सेप्टेंस किया, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस किया, बट किसी कंडीशन के थ्रू किया। और इससे पहले मैं क्या कर रहा था, वीडियो बना रहा था, बट मैं क्या बोल रहा था, मेरे को कोई गरज नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एकदम एकदम बिल्कुल एब्सोल्यूट था, बिना किसी कंडीशन के था। अभी कंडीशन है अपनी, ठीक है। सेक्शन 8 में आता है, सेक्शन 8 के थ्रू आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करना ही पड़ेगा, समझे, मजाक कर रहा भाई। आप सेक्शन 9 एक बचा है। सेक्शन 9 में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्रेस कैसे किया गया है, उसको जो प्रॉमिस किया है वो कैसे उसको बोल कर बताया गया है पूरी चीज़ें, या इम्प्लाइड की गई। इम्प्लाइड यानी कि इशारे से बताइए, यानी कि जो चीज़ें हुई है वो खुद ही समझ, मतलब उसके थ्रू समझाई गई है कि जो चीज़ें हुई है उसके थ्रू, बट बोल कर नहीं बताई गई। तो एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। ये सेक्शन 9 में है कि उसको सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट बताया कैसे, प्रॉमिस किया कैसे गया है। तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक इसमें क्लियर हुआ है। आगे पीछे सेक्शन आए हैं, अभी बहुत सारे सेक्शन हैं, सेक्शन 75 तक जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे जैसे टीचर अपनी क्लास लेंगे वैसे वैसे अपन भी आगे पढ़ते चले जाएंगे, है ना। और बाबू भाई को आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, है ना। बाबू भाई को भी आप लोगों की तरफ से हेल्प चाहिए, जो भी गलतियाँ हुई बाबू भाई से आप लोग उसके बारे में बताएंगे बाबू भाई को। अगर बाबू भाई को नहीं बताएंगे तो बाबू भाई ऐसी गलती करेंगे और इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है कि वो बता देना। और कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लो जो है कल से अपना शुरू हो रहा है, तो अपन कल से देखेंगे कि मैडम कैसे पढ़ाती हैं, और फिर नोट्स जो मैडम देगी उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बाबू भाई एलएलबी वाले का टाटा बाय बाय।